नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। इस समय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का बन चुका है और बीजेपी इस मुद्दे पर बहुत बुरी तरह घिर गई है। ये अब एकदम साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुद को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर मोदी को और बीजेपी को ऐसा घेर लिया है जिससे बीजेपी को बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय इसके कि वो विपक्ष को ही उल्टा सीधा बोल दें। अभी लगातार आप जितने भी बयान देखिए पीएम मोदी के, चाहे राहुल गांधी के, उनमें यही नजर आएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस समय एक ऐसा मसला बन गया है जिस पर बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। आप जानते हैं कि 2019 के चुनाव के पहले मोदी ने इस स्कीम को लेकर आए थे। नाम था अरुण जेटली का, लेकिन अब मोदी खुद कहने लगे हैं कि ये स्कीम मेरी लाई हुई है। और उसके बाद इस स्कीम पर तब भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे सीधे सीधे रिश्वतखोरी करार दिया था, लेकिन बीजेपी ने इस बात को नहीं स्वीकार किया कि इसमें कुछ गलत है। बीजेपी हमेशा इस बात पर अड़ी रही कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सही फैसला है और इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी जो खुलासा हुआ, खासतौर से फरवरी के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो फैसला दिया और उसके बाद इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया कि किस तरह बीजेपी ने ईडी के जरिए उन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों रुपए कमाए जिन पर किसी न किसी तरह की कार्रवाई चल रही थी या कि जो किसी गलत तरह से कामों में फंसे हुए थे। तो इन सब बातों पर एकदम ये दिख गया है कि भ्रष्टाचार का विरोध का जो नारा मोदी देते आ रहे हैं या बीजेपी देती आ रही है, या जिस तरह वो खुद को ईमानदार और पारदर्शिता से काम करने वाला बताती रही है, वो उसमें कहीं ना कहीं खोट है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बात एकदम साबित भी हो गई। हालांकि ऐसा लग रहा है कि मोदी को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है, या कि वो उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल के दिए हुए अपने तमाम इंटरव्यूज में मोदी ने बार बार इसी बात को सही ठहराया कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर मेरा फैसला सही था और विपक्ष गलत था। अभी कुछ दिनों पहले, सबसे पहले एक तमिल टीवी को मोदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी जो लोग नाच रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। फिर एक न्यूज एजेंसी को मोदी ने अभी इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने यही कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम सही थे। अब एक अखबार को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हम सही हैं। विपक्ष आरोप लगाकर भाग जाता है। मोदी की भाषा और उनके जवाबों को सुनकर यह समझा जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्हें अब भी ये लग रहा है कि वो जनता के बीच जाकर कुछ भी बोलेंगे और जनता उस बात को मान जाएगी। हालांकि यहाँ पर मोदी खुद को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। और ये एक तरह से अदालत के मानना ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि अदालत ने जो फैसला दे दिया, जिस बॉन्ड को अदालत ने असंवैधानिक करार दिया, मोदी अब भी ये कह रहे हैं कि नहीं वो सही है। तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री है, इस नाते उन्हें कुछ भी कहने या कुछ भी बोलने का हक है, अधिकार है? यहाँ पर एक सवाल ये उठता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर क्या इस बार बीजेपी घिर गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाकर मोदी खुद फंस जा रहे हैं? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी। सबसे पहला सवाल ये कि जो अभी मैंने कहा कि मोदी को क्या उन्हें ये गुमान है कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठा सकता हूं और मुझे कुछ नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के बाद मोदी को अभी जनता की अदालत में भी जाना है? वहां पर मोदी क्या कहेंगे? सर मित्रा जी, जनता की अदालत में जो जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो जनता की अदालत में जाने के लिए अपना वक्तव्य जो है वो मीडिया के जरिए दे रहे हैं कि जनता की अदालत में जाकर के वो क्या कहेंगे। लेकिन जनता की अदालत में जो जज साहब यानी जनता है, वो मोदी जी के वक्तव्य को स्वीकार करती है कि नहीं स्वीकार करती है, जनता के ऊपर है। और मोदी जी को लग रहा है कि जनता उनके वक्तव्य को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए वो बार बार जो अपने वक्तव्य इधर उधर जा कर के देते रह रहे हैं, यानी कटघरे बदल बदल के वो अपने बयान जो है वो दे रहे हैं जनता की अदालत में। और जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनके बयान को किस तरीके से स्वीकार करती है कि स्वीकार नहीं करती है। फिलहाल जो मित्रा जी लग रहा है, जनता में जिस तरीके के सवालात उठ रहे हैं उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि जनता किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री का माफ़ीनामा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जनता की अदालत में जो अवमानना का मुकदमा चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो एक तरीके से कहा जाए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते ये है कि वो एक अकेले सबके ऊपर भारी हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भारी हैं, देश के लोकतंत्र के ऊपर भी भारी हैं, लोक और संविधान के ऊपर भी भारी हैं। ये उनकी अपनी सोच है। तो किसी भी व्यक्ति की सोच पे तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है कि मैं भी सोचने लग जाऊं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, तो मेरे सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। लेकिन मैं हूं क्या, तो ये तो मैं जानता हूँ, देश जानता है कि मैं क्या हूँ। तो यही स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। वो खुद को समझते हैं कि वो लोकतंत्र से भी ऊपर हैं, संविधान के भी ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हैं, और सबके ऊपर वो भारी हैं। ये वो उनकी अपनी सोच है। तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, वो किसी के ऊपर भी भारी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो देश के ऊपर जिस तरीके से भार है, इसको देश अच्छे तरीके से एक तरीके से समझ रहा है। सर मित्रा जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ये कह करके कि साहब उन्होंने जो बनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड, और तमाम इंटरव्यूज़ जो उन्होंने दिए हैं, वो लगता है कि जैसे एक ही इंटरव्यू बार बार वो दोहराया जा रहा है। वो पहले एक तमिल चैनल को दिया गया, फिर एक एजेंसी को दिया गया, उस एजेंसी के इंटरव्यू को तमाम टीवी चैनल्स ने चलाया और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कह करके चलाया। एक एजेंसी को दिया इंटरव्यू, कैसे किसी टीवी चैनल का एक्सक्लूसिव हो गया। खैर वो अपना टीवी चैनलों का अपना मसला है कि किसको एक्सक्लूसिव बताएं, किसको क्या बताएं, ये उनका अपना मसला है। लेकिन फिर एक अखबार को दिया गया। तो ये जिस तरीके से इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब सर मित्रा जी ये समझा जा सकता है कि मोदी जी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जनता अब सवाल कर रही है, और जनता के मन में ये विश्वास घर कर गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और ये बात और भी इससे स्पष्ट होती है कि चूंकि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके पति जो हैं वो खुल करके कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये हमको नहीं कह रहे, आम जनता नहीं कह रही, ये वित्त मंत्री के पति जो हैं वो स्वयं कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री किसी और को समझाने की बजाय मुझे लगता है पहले वित्त मंत्री के पति को ही समझा दें, और वो नहीं समझे तो ईडी, सीबीआई और क्या क्या जो संस्थाएं हैं उनको भेज करके समझवा दें। उनको परकला प्रभाकर जो है वित्त मंत्री के जो पति हैं उनको ठीक समझाइश करा दें कि भाई आपकी समझ गलत है और असली बात कुछ और है। तो प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो उनको वित्त मंत्री के पति को समझा सकते हैं। तो अगर उनको ही नहीं समझा पा रहे हैं तो बाकी देश किस तरीके से समझेगा, ये तो प्रधानमंत्री समझें। कुल मिला के सर मित्रा जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और सख्त टिप्पणी एक तरीके से कहा जाए, वो जब संभल गए थे कल की धाम के कार्यक्रम में, वहाँ से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टिप्पणी की और मतलब इस तरीके की टिप्पणी की मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और सुदामा की पोटली है और कोई आकर के कुछ दे जाएगा तो कल को कोई सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई टिप्पणी कर देगा। तो इस तरीके के जो प्रधानमंत्री की टिप्पणियाँ हैं ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के क्षेत्र में आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया सर मित्रा जी, तो प्रधानमंत्री पर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इस समय जो प्रधानमंत्री जो भी वक्तव्य दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री की हैसियत से वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, चूंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। आचार संहिता लागू हो चुकी है, वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री के तौर पे जो है ये वक्तव्य दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेगा तो नरेंद्र मोदी हाजिर हो की आवाज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है अवमानना के मामले में भी। लेकिन कुल मिलाकर के मोदी जी जिस तरीके से इस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हैं, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर दिया है, और नरेंद्र मोदी जो है व्यक्ति के तौर पे वो भी काफ़ी ज़्यादा जो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से सवालों के घेरे में हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि वो एक्सटॉर्शन मनी जो है की है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उसके वसूली गैंग के सरगना है, इसी तरीके का कुछ शब्द राहुल गांधी के हैं कुल मिलाकर के। तो ये जिस तरीके के हमले अब मोदी जी के ऊपर हो रहे हैं, तो अभी तक तो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी का हर भ्रष्टाचार को अपना शिष्टाचार मान लेगी तो कोई भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, क्योंकि वो सारे शिष्टाचार हैं उनके। तो कुल मिलाकर के ये लगता है सर मित्रा जी कि अब जनता के अंदर चूंकि सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार उन कंपनियों के जरिए आपने किया जिन्होंने इस देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, और पता नहीं कि उस खिलवाड़ के जरिए कितनी जानें अब तक चली गई होंगी और कितनी जानें आगे जाने वाली होंगी इस स्वास्थ्य के जरिए, खिलवाड़ के जरिए। तो सर मित्रा जी, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जो सवाल उठा रहे हैं उससे वो स्वयं घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि इस चुनाव में और ज़्यादा सवाल अब प्रधानमंत्री के ऊपर उठना शुरू हो जाए सर मित्रा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी जिस तरह से घिर गए हैं उसका पता इसी बात से चलता है कि राहुल गांधी अब विपक्ष के तमाम लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन सवालों को पूछ रहे हैं, उनके जवाब देने की जगह गोल-मोल बातें की जाती हैं और फिर विपक्ष पर ही आरोप लगाया जाता है कि ये लोग गलत कह रहे हैं। अमलेंदु जी, इस बात पे ध्यान देना जरूरी लगता है मुझे कि मोदी जो बार बार ये कह रहे हैं, या उनसे सवाल पूछने वाले लोग भी जो हैं
उन लोगों ने बार बार ये कहा, विपक्ष का ऐसा आरोप है कि आपने ये किया, विपक्ष का ये कहना है। आप उन लोगों ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है, तब भी आप इलेक्टोरल बॉन्ड की आप उसका फेवर किए जा रहे हैं, तो आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सीधा सीधा सवाल करने की बिल्कुल किसी में हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है, या शायद ये सारे स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज होते हैं जिसमें पहले से जवाब तय होते हैं और जवाब के आधार पर ही वो लोग बैठकर 2-4 सवाल तैयार कर लेते हैं कि हम ये आपसे पूछेंगे। तो फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि पहले एक टीवी चैनल, फिर एक न्यूज एजेंसी और अब एक अखबार, यानी हर तरीके के माध्यम को मोदी ये अभी इस समय साधने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जरिए उनकी बात पहुंच जाए। लेकिन वहीं राहुल गांधी जनता के बीच जाकर और साफ साफ सवाल उठा रहे हैं। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर राहुल गांधी ने फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या कहा, इसको सुनते हैं। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने ANI को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? यह जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कितनी भी सफाई दे दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इसे उन्होंने एक्सटॉर्शन यानी वसूली का एक तरीका बताया। और ये भी बोला है राहुल गांधी ने कि ये हिंदुस्तान का हर बिजनेसमैन इस बात को समझ रहा है। और अमलेंदु जी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को ईडी ने जब ये उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया था, तब हमने देखा था कि किस तरह से SBI इन आंकड़ों को देने में बार बार आनाकानी कर रही थी, किस तरह से 30 जून की तारीख उसने मांगी थी और उसके बाद 2 दिन के भीतर ही सारा डेटा भी आ गया। उसके बाद अभी एक और देखने मिला कि जब ये पूछा गया SBI से कि आपने हरीश साल्वे को फीस कितनी दी, क्योंकि वो ईडी का मतलब इसका पक्ष रख रहे थे, बैंक का पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, तो वो उसने इसको भी RTI के दायरे में बताने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब कि कहीं कुछ गड़बड़ है जिसे छिपाने की कोशिश अब भी की जा रही है। और यहाँ पर ये जो देखने लायक बात है कि जिन बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि मतलब भुगता तो व्यापारियों ने है, क्योंकि उनके करोड़ों रुपए जो हैं वो बीजेपी को उन्हें देने पड़े, चाहे इच्छा से दिए होंगे, चाहे वो किसी दबाव में दिए होंगे। यहाँ जो दबाव वाली राजनीति है, तो हम देख रहे हैं कि चुनाव में अक्सर इस तरह का जिस ओर व्यापारी वर्ग जाता है उस पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या अब हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी और इनकी जो एक्सटॉर्शन की नीतियां जिसका आरोप विपक्ष लगा रहा है उनसे तंग आ चुका है? अमरेंदु जी, देखिए, निश्चित तौर पे व्यापारी वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, और सिर्फ बड़े व्यापारी ही नहीं समिता जी, जो छोटे व्यापारी हैं वो भी बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। आपको मालूम है कि चुपके से कानून पास कर दिया गया है कि जो GST है वो PMLA के अंतर्गत आ गया है, PMLA एक्ट के अंतर्गत। यानी GST में अगर आपने 1 रुपये की भी अगर कोई भूल से भी आपसे हो गई है, भूल हो गई है 1 रुपये की भी, तो आप PMLA एक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे और ईडी उठा के आपको जेल में डाल देगा, और फिर आप 1 रुपये की गवाही जो है वो देते फिरिए जिंदगी भर। ये हो गया। तो आप समझ सकती हैं कि इस GST के जरिए कौन लोग जो हैं वो इस दायरे में आए होंगे। तो ये है। दूसरा ये सर्ववित्ता जी की जिस तरीके से एक्सटॉर्शन मनी की बात की जा रही है, अब ये तो बीजेपी जाने कि उसने एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा किए कि नहीं किए। राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो आरोप सच इसलिए मालूम पड़ते हैं कि जिन कंपनियों के ऊपर ईडी या CBI की या किसी भी एजेंसी की कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के बाद उन कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे दिए और वो कैश कराए गए। तो जाहिर सी बात है कि एकदम से किसी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हो गई होगी कि सुबह जाकर के हमको बीजेपी को जो है वो 500 करोड़ रुपए दे देने हैं कि 600 करोड़ रुपए दे देने हैं।
इतना तो इल्हाम नहीं हो गया होगा कि रात में प्रभु आए होंगे, श्री राम ने दर्शन दिए होंगे कि बस उठो और जाके सुबह जाकर के भारतीय जनता पार्टी को 500 करोड़ रुपया दे दो और तुम्हारा मुकदमा जो है माफ़ हो जाएगा, तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जिस तरीके की चीज़ें सब सामने आई हैं उससे ये साफ मालूम पड़ता है कि इसके पीछे कोई ना कोई नेक्सस काम कर रहा था। उस नेक्सस में क्या ईडी भी शामिल थी, ये अब सवाल उठ रहे हैं। और विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, विपक्ष के सवाल की बात है सर मित्रा जी, जैसा आपने भी कहा कि भाई ये जो मुकदमा खुला या ये भ्रष्टाचार सामने आया, ये भ्रष्टाचार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामने आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सारे डाटा सार्वजनिक किए जाएं, एसबीआई ने उन डाटा को छिपाने की कोशिश की, समय मांगा कि 30 जून तक का समय दे दिया जाए ताकि चुनाव निकल जाए, इसके पीछे मकसद यही था। फिर जब सुप्रीम कोर्ट को ने फटकार लगाई एसबीआई को और कहा कि आपको 24 घंटे के अंदर देना, तो वो डाटा फिर 24 घंटे के अंदर आ भी गया। तो जिस डाटा को देने में आपको 24 घंटे नहीं लगे, तो वो डाटा देने के लिए आप 30 जून तक का समय क्यों मांग रहे थे? इसका मतलब साफ है कि इसके पीछे एसबीआई की मंशा थी कि जो इसके पीछे घपले हैं वो घपले सामने नहीं आने पाए और ये इस पे पर्दा पड़ा रहे ताकि चुनाव से पहले एक मुद्दा नहीं बन पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सख्ती दिखाई और जिस तरीके से एसबीआई को मजबूर कर दिया कि वो समय के अंदर डाटा दे, फिर उस डाटा की जिस तरीके से छानबीन हुई और तमाम मीडिया घरानों ने उसकी जिस तरीके से छानबीन की और कई लोगों ने उसकी परत दर परत जब खोली, तो ये चीज़ें सब सामने आती गई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे की उगाही की है। वो पैसे की उगाही जो है वो इस तरीके से हुई है कि जो लॉटरी चलाने वाले हैं, जो दवा कंपनियां हैं जिनके ऊपर आरोप थे कि उनकी दवाएं फेल हो गई हैं, उन कंपनियों से आपने पैसा लिया। अभी कल एक खबर आई कि जो 7 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया और 33% कोल माइंस जो है वो उन कंपनियों को मिल गई, 7 कंपनियों को। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोयले का भ्रष्टाचार जो किस तरीके से हुआ होगा कि 7 कंपनियां बीजेपी को चंदा देती हैं और देश का 33% कोयले का भंडार जो है वो खनन का ठेका उन 7 कंपनियों को मिल जाता है। तो ये भी कल ही खबर आई है। तो जिस तरीके से सारी खबरें आ रही हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने बड़ा जो है भ्रष्टाचार किया और वो भ्रष्टाचार जब खुल गया तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं एक तरीके से, और ये सवाल उठा करके मोदी जी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी तो फंसी हुई है ही। अब मोदी जी इसलिए फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए सर मित्रा जी इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कोई जांच होती है और फिर अगर जैसा कि आरोप है कि इसके जरिए भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार को साबित होता है, कुछ जांच होती है, तो मोदी जी तो बच जाएंगे लेकिन जेपी नड्डा जी नप जाएंगे क्योंकि अध्यक्ष वही थे। अमित शाह जी भी नप सकते हैं क्योंकि वो उस समय अध्यक्ष अमित शाह जी इस समय आए, तो मोदी तो बच जाएंगे। तो मोदी जी अगर इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं या सफाई देते घूम रहे हैं, इसका मतलब साफ तौर पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें बुरी तरीके से फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के ये घपले घोटाले जो भी आप कह लीजिए वो उजागर हुए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि ये घपले हैं, घोटाले हैं, एक्सटॉर्शन मनी है, राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बचाव का तरीका बीजेपी के लिए निकाल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होकर के बीजेपी को बचाने का एक जो है असफल प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिसमें वो स्वयं फंसते जा रहे हैं संता जी। बिल्कुल, क्योंकि जब भी ये बात होती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का, पहले तो ये मानने ही तैयार नहीं होते थे कि इसमें कुछ गलत है और कई साल ये मामला अदालत में चला और उसके बाद ये संयोग ही बोलना चाहिए कि चुनाव के पहले, मतलब जब अभी 4 दिन में चुनाव शुरू होने हैं, 2 दिन में शुरू होने, बल्कि परसों से ही मतदान का पहला चरण शुरू होने वाला है और पिछले मतलब 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का, वरना उसके पहले ये मुद्दा कहीं दिख नहीं रहा था क्योंकि विपक्ष जरूर आरोप लगा रहा था, आवाज उठा रहा था, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया था तो बीजेपी बिल्कुल राजा की तरह घूम रही थी कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा तो पहले एसबीआई का तर्क यही था कि ये हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें बताना नहीं है, कि हम गोपनीय रखना चाहते हैं कि किसने पैसा दिया, और उसमें तमाम वो उसके दलीलें दी गई कि हम इसको गोपनीय क्यों रखना चाहते हैं। लेकिन अब मोदी अपनी बात को काट रहे हैं या बैंक के जो दलील है उसको वो काटते हुए नजर आ रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि देखो इलेक्टोरल बॉन्ड आया तभी तो पता चला कि पैसा कहां से आया और कहां गया। और इसमें वो बार बार ये बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है वो आरोप लगाकर भाग जाता है। आज हम जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, मतलब आज एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने उनसे सवाल किस तरह से किया गया और मोदी का जवाब क्या है, इसको जरा देखते हैं। सवाल ये था कि चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष ने देश भर में हल्ला मचाया, चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था कितनी सही है, और उसका जवाब मोदी दे रहे हैं
कि विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश को गुमराह किया है। बॉन्ड व्यवस्था समाप्त होने से देश के चुनाव में काले धन का प्रभाव बढ़ेगा। ये मोदी का जवाब है। इसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि हम यदि ईमानदारी से विचार करेंगे तो इसके बिना चुनाव को काले धन की ओर धकेल दिया गया है, बाद में हर किसी को पछतावा होगा। और मोदी ने शायद ये भी कहा है कि विपक्ष जो है वो आरोप लगाकर भाग जाता है। ये भी मोदी का कहना था। हाँ, ये इसमें वो लिख रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड व्यवस्था सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि राजनीतिक दलों को किसने योगदान दिया है। हमारे मन में पवित्र विचार थे। अब यहाँ पर वो अपने मन के विचारों को पवित्र बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसलिए एक व्यवस्था बनाई थी ताकि चुनाव में काले धन के उपयोग को रोका जा सके, लेकिन विपक्ष ने हमेशा आरोप लगाकर भागने का ही काम किया है। ये बोलते हैं मोदी कि उन्होंने तो एक अच्छी व्यवस्था बनाई और उनके मन में पवित्र विचार थे, लेकिन और उसका फायदा भी हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाकर भागने का काम किया। यहाँ अमलेंदु जी फिर वही बात कि क्या मोदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ विपक्ष की तो बात ही नहीं। और सवाल करने वाला भी बहुत महान पत्रकार, जिसने ये पूछा कि विपक्ष ने देश भर में हल्ला मचाया और चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था कितनी सही है। 15 फरवरी से हो गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और अब 15-16 अप्रैल को वो इंटरव्यू करने वाले महान पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था कितनी सही है। क्या इन लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं ये बात है कि हम चुनावी बॉन्ड को हम फिर से लागू कर देंगे? क्योंकि बीच में ये खबर भी आई थी कि बीजेपी अभी इन तैयारियों में लगी हुई है कि अगर वो फिर से सत्ता में आती है तो चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को वो थोड़े से बदले हुए रूप के साथ फिर कैसे लागू करे। क्या इससे ये पता चलता है कि देश की अदालत के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, न्यायपालिका के प्रति मोदी के मन में कोई सम्मान नहीं है? अमलेंदु जी। सविता जी, मोदी के मन में तो सम्मान किसी के लिए भी नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए सम्मान को छोड़ करके। तो नरेंद्र मोदी के मन में सम्मान तो लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी नहीं है, अमित शाह के लिए भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति अगर सम्मान नहीं है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब लोकतंत्र के प्रति सम्मान नहीं है, इस संविधान के प्रति सम्मान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान नहीं है, तो इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सम्मान होना या ना होना वो अलग क्या सवाल है समिता जी। हो सकता है मेरे मन में भी सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है। तमाम बहस मुबाहिसों के बाद वहाँ से जो आदेश आए हैं, उन आदेश की आप आलोचना तो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, आप उससे असहमति जता सकते हैं। तो प्रधानमंत्री सीधे सीधे कहें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश से मेरी असहमति है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी आलोचना करते हैं और इस तरीके से आप कहते हैं कि सब विपक्ष ने हल्ला मचाया और लोग पछताएंगे, तो कौन पछताएगा? ये आदेश विपक्ष का तो नहीं था कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। ये आदेश तो माननीय उच्चतम न्यायालय का है ना। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये आदेश, कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये राजनीति में काले धन और भ्रष्टाचार का जरिया है। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इससे राजनीति स्वच्छ होगी। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं। और जो पत्रकार महोदय सवाल पूछ रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के विपक्ष ने देश भर में हल्ला मचाया और चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था कितनी सही है, तो इनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये असंवैधानिक है और भ्रष्टाचार का जरिया है, तो व्यवस्था कितनी सही है, सवाल ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट इसकी अवमानना का नोटिस जारी कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के मन में आ जाए तो इस तरीके के जो सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन समिता जी, सबको लगता यही है, जिस तरीके से बाबा रामदेव को लगता था कि चूंकि मोदी जी के नज़दीकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नज़दीकी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ भी विज्ञापन देते रहेंगे। और मीडिया को भी लगता है कि चूंकि मोदी जी का हाथ है सिर के ऊपर, तो कुछ भी हम करते रहेंगे। लेकिन देश के अंदर अभी लोकतंत्र बचा हुआ है, संविधान अभी काम कर रहा है। भले ही अगर मोदी जी आ जाए तो संविधान को खत्म करने, संविधान को बदलने, वो अलग का मसला है। लेकिन फिलहाल संविधान काम कर रहा है, लोकतंत्र अभी जिंदा है। तो संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक स्थिति है वो बरकरार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, लेकिन ये व्यवस्था भी जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी इस संविधान के द्वारा प्रदत्त है। और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, संसद नहीं है उसकी कस्टोडियन। संसद से अगर कोई कानून पास भी हो जाएगा तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज चाहे कि आपने जिस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला जो है आपने नया कानून बना लिया, अगर आज चाहे, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उस पर जब गई वहाँ याचिका, अगर वो चाहे तो आज उसकी भी व्याख्या कर सकता है, उसको निरस्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से आप बनाए हुए कानून जो वो निरस्त किए इसी तरीके से। तो कुल मिलाकर के जो हर संवैधानिक संस्था की अपना अपना काम है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पे न्यायपालिका की अपनी एक जिम्मेदारी है, कार्यपालिका की अपनी जिम्मेदारी है, व्यवस्थापिका की अपनी एक जिम्मेदारी है। सबके अपने कार्यक्षेत्र बटे हुए हैं। तो एक दूसरे के उसमें जाकर के अगर कोई दखलंदाजी करेगा तो ये
लोकतंत्र चरमरा जाएगा और संवैधानिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं सर मित्रा जी कुल मिलाकर के, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि संविधान की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको चरमराने का काम कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का वक्तव्य है, और इस पर अगर कोई कार्रवाई होनी है तो नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर ही कार्रवाई होगी। ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं समझा जा सकता किसी भी तरीके से, चूंकि नरेंद्र मोदी इस समय केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, और हो सकता है 4 जून के बाद प्रधानमंत्री ना रहे अगर जनता चाहेगी तो जनता जिसको चाहेगी वही प्रधानमंत्री और मंत्री जो भी कुछ बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी इस समय जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और जिस तरीके से कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं लगातार, उससे नरेंद्र मोदी को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हुई है। अब जिस तरीके से समिता जी एक फैसला आया जिसका प्रधानमंत्री ने बड़ा स्वागत किया कि दिल से स्वागत करते हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों का मसला था उस पर आया, उसका किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ये भूल रहे हैं कि उसमें जो है जो कानून सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश में ये साफ है एक तरीके से कि किसी ने भी अगर लेन देन किया है संसद के अंदर लेकर के सवाल उठाए हैं, तो जो दल बदल हो रहे हैं वो भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। जो आपने 400 से ज़्यादा विधायक जो है खरीदे हैं एक तरीके से कहा जाए, तो वो भी उसी श्रेणी में आते हो। अगर ये जांचें सब चलेंगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अगर चल गई तो बहुत कुछ हो सकता है फिर। तो कुल मिलाकर के आपके मन का कोई फैसला अगर आप समझते हैं कि आप उसका पॉलिटिकल फायदा उठा सकते हैं तो आप उसका स्वागत करेंगे, वरना आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी फंसा रहे हैं और खुद भी फंस रहे हैं, और 4 जून के बाद हो सकता है परिस्थितियां बहुत बदली हुई नजर आए। शर्मिष्ठा जी, अगर कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है ईवीएम को लेकर के, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देता है इस तरीके का जो एक तरह से कहा जाए कि चुनावी प्रक्रिया में काफ़ी हस्तक्षेप करे और चुनावी प्रक्रिया को बदल दे, तो फिर दिन में तारे नजर आने लग जाएंगे सत्तारूढ़ दल को। तो ये कुल मिलाकर के जो घबराहट इस समय शर्मिष्ठा जी आ रही है ना, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तो घबराहट है ही, लेकिन घबराहट अब ये है कि रातों की नींद उड़ी हुई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर के कोई फैसला जो है वो ना दे दे ऐसा जिससे रातों की नींद उड़ जाए। तो कुल मिलाकर के इस समय, और हो सकता है शर्मिष्ठा जी अगर कल कोई इस तरीके का फैसला आ जाए तो ये जो बोल वचन है ये और ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर आए। हालांकि जो है परसों जो है पहले चरण का मतदान है और 100 के आसपास सीटों के उसमें मतदान है, तो काफ़ी कुछ चुनाव पहले चरण का भी प्रभावित हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो आने वाला है, और बाद के भी प्रभावित हो सकते हैं कुल मिलाकर के। लेकिन ये बड़ा संकट जो है वो सत्तारूढ़ दल के लिए पैदा हो सकता है शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल बड़ा संकट, और इस समय संकट में सबसे ज्यादा फंसे हुए दिख रहे हैं मोदी, क्योंकि वो लगातार ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं और ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिन पर विपक्ष को उन पर हमला करने का मौका तो मिल ही रहा है, लेकिन वो खुद अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आज क्योंकि अमरेंदु जी उसमें जो उन्होंने ये कहा कि हम ईमानदारी से विचार करेंगे, तो इसके बिना चुनाव को काले धन की ओर धकेल दिया गया और बाद में हर किसी को पछतावा होगा। ये जो बात उन्होंने कही है ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने जैसी है कि आपने चुनाव में काले धन की ओर आपने इस बार धकेल दिया है, हम तो अच्छी व्यवस्था लाए थे। कुल मिलाकर मोदी यही कहना चाह रहे हैं। और इस बीच हमने ये भी देखा अमरेंदु जी की अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि कल वीवीपैट पर बड़ा फैसला आ सकता है, और इसके पहले कल जो सुनवाई हुई थी उसमें हमने देखा था कि किस तरह प्रशांत भूषण जो दलीलें दे रहे थे, उनके सहयोगी जो दलीलें दे रहे थे, और उसके बाद लंच के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जिस तरह से सवाल करने शुरू कर दिए थे इसी के वकील से, तो उससे ये दिख रहा था कि वो कहीं फंस रहे हैं। लेकिन आज के अखबारों में आप देखेंगे तो बहुत सारे अखबारों ने उस खबर को इस तरह से दिया है कि प्रशांत भूषण को कोर्ट से फटकार पड़ गई है और पेपर बैलेट से मतलब बिल्कुल बैलेट पेपर पे उसको रद्द कर दिया है, और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुना दिया है। कुछ इस अंदाज में अखबारों की रिपोर्टिंग हुई। एक तो बात ये, दूसरी चीज हमने देखी कि अभी कुछ रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट को लेकर कि भाई वहां पर फैसले जो है वो प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। उसके पहले वकीलों ने इसी तरह से चिट्ठी लिखी थी जिसमें हरीश साल्वे सबसे प्रमुख थे और उसके बाद उनके साथ के तमाम लोग थे। तो ये जो पूरी एक लॉबी ऐसा लग रहा है, और इनमें से जो जज जो रिटायर हो चुके हैं उनमें से बहुत सारे जज ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह मोदी का फेवर किया या मोदी को लेकर उनकी तारीफ की कि भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक दिखा मतलब कुछ जजों पर ये भी था कि वो थोड़े सांप्रदायिक सोच से हैं। एक जज का मामला आया था जिसमें वो अपनी बेटी की दूसरी जाति में शादी को लेकर होते और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि नहीं वो आपकी बेटी बालिग है तो वो किसी से भी शादी कर सकती है, आप उसमें जाति का वो अड़ंगा नहीं डाल सकते। तो कुल मिलाकर ये जो सब रिटायर्ड जज हैं या जो नामी गिरामी वकील बने हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को जो चिट्ठी लिख रहे हैं, ये चिट्ठी लिखने का समय भी आप देखिए, टाइमिंग देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक फैसला दे दिया जिस पर
बीजेपी घिर गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ और अभी ईवीएम का फैसला आना है, वीवीपैट पर फैसला आना है। इस समय अरविंद केजरीवाल का फैसला चल रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी इस समय अदालती घेरे में फंसी हुई दिख रही है। और यहाँ पर मोदी के अब जो बयान आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मोदी अंदर से बेचैन हो रहे हैं कि वो किसी भी तरह अपने आप को सही साबित करें, और वो इसके लिए माध्यम बना रहे हैं फिर से उसी मीडिया को जो उनसे सवाल पूछने में कतराता है, केवल स्क्रिप्टेड बातें करता है। ये अभी हमने देख लिया 3 इंटरव्यूज में। राहुल गांधी लेकिन इस बीच लगातार मोदी पर सवाल उठा रहे हैं और बहुत सही सवाल उठा रहे हैं जिनके जवाब मोदी शायद न दे पाए। कल भी उन्होंने केरल में रैली की थी और कल उन्होंने क्या कहा था, ये सुन लेते हैं। राहुल गांधी का एक और बयान है कल जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दिया था। राहुल गांधी जी मेरे साथ मौजूद हैं। वायनाड में मोदी जी का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये कहा है कि जो बॉन्ड का विरोध करेगा वो पछताएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी जी ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था जी ये कहते हैं कि जी पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जी किया गया। जी तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी, तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि डेटा रिलीज होना चाहिए जी तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? जी किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया? जी जब ये डेटा मांगा गया जी, उसको भी किसने रोका? जी, क्लियर सी बात है। जी ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। जी इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। आप किसी भी मुझसे नहीं पूछते, आप किसी भी एक मिनट रुकिए जी, आप एक मुझसे नहीं मिनट पूछते, आप ऐसे करिए ना, जी। किसी भी सीईओ से जाके पूछिए जी वो आपको बता देगा, माइक ऊपर करो अर्चना, वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है जी। उनके। राहुल गांधी के बिल्कुल सटीक सवाल कि नाम किसने रोके, डेटा किसने रोका, किन तारीखों पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, उस डेटा को बताने से किसने रोका, वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं। मतलब ये सवाल जहां होने चाहिए आप जाकर उन लोगों से पूछिए और तब आपको सही जवाब मिल जाएंगे। और राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, फ्लॉप इंटरव्यू है, एक्सटॉर्शन की बात है। ये सारी बातें राहुल गांधी एक जगह नहीं बार बार कह रहे हैं और बार बार पूरे दम के साथ वही सवाल मोदी के सामने रख रहे हैं। लेकिन मोदी राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने की जगह विपक्ष को आरोप लगाकर भागने वाला बता रहे हैं, जबकि कोई भाग नहीं रहा है। विपक्ष तो लगातार ये सवाल कर रहा है और इधर मोदी जो है वो अपने इंटरव्यूज में वही बातें दोहराए जा रहे हैं और वो कांग्रेस को लेकर भी गलत सलत बातें कर रहे हैं। आज हम जिस इंटरव्यू की चर्चा कर रहे हैं उस इंटरव्यू में भी एक सवाल फिर ये हुआ कि परिवारवाद पर सवाल हुआ और उसके बाद कांग्रेस पर गांधी परिवार को लेकर सवाल किए गए। तो जिस पर मोदी ने ये कहा कि अब वहां तो सब रिमोट से चलता है, 10 साल एक प्रधानमंत्री रिमोट से चले और उसके बाद अब तो उनके यहाँ कोई पानी भी बिना पूछे नहीं पी सकता। अमरेंदु जी, ये फिर एक तरह से गलत बात को मतलब गलत खबर फैलाने वाली तकनीक मोदी की, क्योंकि ये जो हमने बीच में एक क्लिपिंग दिखाई थी, एक बार हम चर्चा कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें यह था कि मल्लिकार्जुन पानी की बोतल खोलते हैं और वो पहले सोनिया गांधी से फिर राहुल गांधी से पूछते हैं कि आपको पानी पीना है क्या, और उन्होंने मना कर दिया और फिर उन्होंने पानी पी लिया। तो ये इसको लेकिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने उसको फिर इस तरह से चलाया कि यहाँ तो कोई पानी भी बिना पूछे नहीं पी सकता। और आज मोदी फिर इंटरव्यू में उस बात को कह रहे हैं। इसका मतलब कि गलत खबर फैलाने वाले ये इन पर ये साफ साफ मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है। लेकिन और दूसरी ओर वो राहुल गांधी पे ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वो उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो गरीबी एक झटके में दूर कर सकते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इस पर भी जवाब दिया है, उस जवाब को सुन लेते हैं। आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है और तरीके मैंने आपको बताए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस 22 लोगों पे किया है, 22-25 लोगों पे किया है। आज की सच्चाई है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। गरीबी का यह भी कारण है
कि नरेंद्र मोदी जी ने सारा का सारा धन कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, 20-25 लोगों को पकड़ा दिया है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं और मैंने ये बात बहुत बार उठाई है। भागीदारी की बात होती है। हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको ना पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, ना दलित मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे। तो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, चाहे गरीबी को एक झटके में हटाने वाली बात, हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी एक झटके में हटाने वाली बात नहीं कही, वो बाकायदा बता रहे हैं कि वो कैसे गरीबी कम कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ राहुल गांधी ने एक बहुत गंभीर बात की ओर जो इशारा किया है कि 20 लोगों के पास उतना धन जितना 70 करोड़ लोगों के पास। मतलब देश में जो आर्थिक विभाजन बढ़ा है, गैर बराबरी जो बढ़ी है, अमलेंदु जी क्या इस पर मोदी कभी कोई उनसे सवाल करने की हिम्मत दिखाएगा, या मोदी कभी इस पर कोई जवाब देंगे? क्योंकि वो अभी भी ये बोल रहे हैं, उन बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये है कि हम 80 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो अनाज मुफ्त देंगे। हालांकि इन्हीं मोदी ने सत्ता में आने के पहले ये कहा था कि गरीबों को मुफ्त अनाज देना कोई अच्छी बात नहीं है, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त अनाज देंगे। ये स्कीम 2 साल से 3 साल से तो चली रही है, कोरोना से चली रही है, और अब इसको और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी ओर वो गरीबी पर, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर आप वाकई गरीबों के हितैषी हैं तो आपको तो राहुल गांधी की इस पहल का स्वागत करना चाहिए, या विपक्ष के इसका कि ठीक है आप गरीबी कम करेंगे, तो वो मिल बैठकर बात करनी चाहिए कि बताइए कैसे कम की जा सकती है। लेकिन यहाँ वो उल्टा सवाल उठा रहे हैं कि आप कैसे, आपके पास क्या कोई जादू की छड़ी है? तो ये मोदी इस तरह से जो अपनी बातों में घिरते जा रहे हैं अमलेंदु जी, क्या इसका असर बीजेपी के उस पर पड़ेगा? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, इनको लेकर मोदी कहीं कोई बात नहीं करते, वो हवाई बातें अभी भी किए जा रहे हैं। अमलेंदु जी देखिए सर मित्रा जी, महंगाई का माँ बोलने के लिए मोदी जी तैयार नहीं हैं और गरीबी का गा बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये उनके जो घोषणा पत्र आया है, जो मोदी की गारंटी आई है, उसमें भी इसका कहीं कोई नहीं है। और उधर कल भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पास पहुंची है कि साहब जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो गारंटी है, कांग्रेस की गारंटियाँ हैं, उस पर रोक लगाई जाए। यानी कांग्रेस जो गारंटी दे रही है उस पर रोक लगाई जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है कि चुनाव आयोग जो है उस पर रोक लगाए। आप बात नहीं कर रहे हैं रोजगार की, जो जबकि आप इसी वायदे पे आए थे कि आप 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आप इसी वायदे के साथ आए थे कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही टास्क फोर्स बना करके विदेश से कालाधन लाया जाएगा। वो कहाँ गया कालाधन, पता नहीं वो कालाधन कहाँ चला गया। आप इस वायदे के साथ आए थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, MSP दी जाएगी उनको। ये आपकी गारंटियाँ थी, ये मोदी जी की गारंटियाँ थी, ये सारी किसी और की गारंटी नहीं थी। जो गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन गारंटी पे मोदी जी कोई बात करने के लिए तैयार भी नहीं है किसी भी तरीके से। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, अब गरीबी को लेकर के कांग्रेस का अपना एक विज़न है, राहुल गांधी ने अपना एक विज़न रखा है और वो उनके न्याय पत्र में जो है उसमें शामिल है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विज़न रखा है, उसको करके दिखाया है। सर मित्रा जी, जो मनरेगा लागू हुई थी, उस मनरेगा ने ग्रामीण बेरोजगारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का प्रयास किया था और जीवन स्तर लोगों का उससे उठा था। 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी और न्यूनतम मजदूरी जो उससे मिलती थी, उससे आपने देखा कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र में भी मजदूरी बढ़ी थी और शहरों में भी मजदूरी उसकी बढ़ी थी। चूंकि शहरों में बेगारी जो होती थी, जो एक तरीके से कहा जाता है जो मौसमी बेरोजगारी होती है, जो किसान जो था वो बेरोजगार होकर के आ जाता था काम करने के लिए, वो आना एक तरीके से रुक गया था। तो ये जिस तरीके का लोगों को काम मिलना शुरू हुआ था, उससे काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया गया था। अभी जो न्याय योजना कांग्रेस की है, जिसको पिछले उसमें भी घोषणा की गई थी लोकसभा चुनाव में कि 72,000 रुपये जो है वो हर साल दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा हाथ में, तो उससे भी काफ़ी कुछ हो सकता है। चूँकि देखिए, ये दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री है वो यही कहता है कि सीधे सीधे हाथ में पैसा देने से लोग काम करने के लिए उत्सुक होते हैं और फिर वो रोज़गार की तरफ बढ़ते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। इस सरकार ने क्या किया है कि जनता के सारे साधन जो है वो काट दिए और जो उसके पास जमा पूंजी थी वो भी लेकर के आपने बैंकों में उसकी जमा करवा दी नोटबंदी के बाद, और वहाँ से वो पैसा भी गायब हो गया। वो पैसा कहाँ गया, किसको गया, किसी को नहीं मालूम। जो रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड होता था वो भी इस सरकार ने वहाँ से निकाल दिया। तो आम जनता जो है, जो अपनी बचत करती थी, जो जमा पूंजी उसके पास थी, वो भी आपने निकाल ली और आपने देश को एक तरीके से कहा जाए वो आर्थिक दुष्चक्र में फंसा दिया। नरेंद्र मोदी जी जो आज जो अनाज देने की बात कर रहे हैं, वो शायद याद होगा नरेंद्र मोदी जी को भी कि वो राइट टू फूड जो मनमोहन सिंह की सरकार ने लागू किया था, उस राइट टू फूड के तहत ही दिया जा रहा है वो भी। आप मजबूर हैं, चूंकि वो कानून बना गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो थी, कानून बना गए कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा नहीं सोने पाए।
तो ये आपकी जिम्मेदारी उस कानून की वजह से तो आपको देना पड़ रहा है, वरना आपने तो ये इंतजाम पैदा कर दिए थे कि 80 करोड़ लोग जो है भूख से ही मर रहे हैं। आपकी सरकार ने तो इस तरीके के काम कर दिए थे। तो आपको अगर ये देना पड़ रहा है और आप ये कह रहे हैं कि 5 साल तक देंगे आप आगे, इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आगे 5 साल तक देश की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है, लोगों को रोजगार मिलने वाला नहीं है और महंगाई कम होने वाली नहीं है। अब तो आम जनता सर्वमित्रा जी ये बात कहने लगी है कि अगर मोदी जी आ गए तीसरी बार तो सिलेंडर जो है गैस का सिलेंडर वो 5,000 रुपये का हो जाएगा। आप किसी भी आम आदमी से बात करके देख लीजिए, ये सिर्फ राजनीतिक दलों की बयानबाजी नहीं है। आप सड़क पर निकल जाइए और किसी भी आम आदमी से पूछिए कि अगर मोदी जी आ गए तीसरी बार तो गैस सिलेंडर कितने का हो जाएगा और पेट्रोल किस दाम पहुंच जाएगा, आम आदमी आपको बता देगा। तो ये जिस तरीके से असल में मोदी जी की समस्या कुल मिलाकर के यही है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दे बनते जा रहे हैं इस चुनाव में। ये चुनाव जो है किसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर नहीं हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी फेल्योर है एक तरीके से। ये चुनाव जो है वो इन्हीं मुद्दों पे हो रहा है कि सरकार की क्या नीतियां होंगी जिससे देश के अंदर रोजगार बढ़े, क्या नीतियां होंगी जिससे हर आदमी को स्वास्थ्य मिले और शिक्षा मिले। इन सारी चीज़ों पे चूंकि ये चुनाव हो रहा है और इन मुद्दों पे बीजेपी काम नहीं कर सकती है और उसके पास इसका कोई विजन भी नहीं है। चूंकि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 20-22 लोगों के लिए काम करते हैं, तो ये बात एक तरीके से सच भी दिखाई पड़ती है। आप देखिए कि जिस समय हमारे सबके रोजगार ख़त्म हो रहे थे, लोगों की तनख्वाहें फंसी हुई थी, रोज़गार नहीं मिल रहा था, उस समय अडानी और अंबानी की संपत्ति जो हर रोज़ हज़ारों करोड़ रुपए बढ़ रही थी। तो कहाँ से ये बढ़ रही थी? जाहिर सी बात है कि लोगों की, पूरे देश की सब आमदनी जो थी वो कम हो रही थी और प्रधानमंत्री के जो कुछ पूंजीपति मित्र हैं उनकी संपदा बढ़ रही थी। ये साफ तौर पर समझाया जा सकता है। तो ये राहुल गांधी के साथ आरोप नहीं है, ये देश भी अच्छे तरीके से देख रहा है और तमाम अर्थशास्त्री जो हैं वो भी इस बात को देख रहे हैं। और ये आंकड़ा जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, उसके आधार पर कर रहे हैं। ये राहुल गांधी अपने घर से लेकर के नहीं चले आए हैं, राहुल गांधी ने खुद सर्वे नहीं करा लिया है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ही ये बताया गया है कि देश की जो 70% संपदा है वो सिर्फ 1% लोगों के पास जो है वो सिमट के रह गई है। यानी कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 20-22% लोगों के, मतलब 20-22 लोगों के पास जो है इतनी संपदा है जितनी देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। तो ये बात बिल्कुल सही है एकदम से, ये आंकड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े हैं, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। और अगर है प्रधानमंत्री इसको साबित करें कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री रख लेना, एक रख ले, आमने सामने संवाद रख लें राहुल गांधी के साथ। आप तमाम टीवी चैनल्स को और सबको इंटरव्यू इस तरीके स्क्रिप्टेड देते फिर रहे हैं, इसकी बजाय एक बहस हो जाए जैसे अमेरिका में होती है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो बहस करते हैं, तो यहाँ भी एक बहस हो जाए राहुल गांधी के बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी। मत दीजिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, आपने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बहस कर दीजिए सामने सामने। तो इस पर कोई तैयार होने को सर्वमित्रा जी तैयार नहीं होगा। कुल मिलाकर की बात यही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आजकल सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं और वो विपक्ष को ढाल बना करके जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को प्रहार कर रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी स्वयं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बूमरैंग करने वाला है प्रधानमंत्री का ये नया अवतार जो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर है। सर्वमित्रा जी बिल्कुल अमरेंदु जी, बहुत सही आपने पॉइंट्स उठाए, क्योंकि यूपीए सरकार 100 दिन की बात करती थी, 100 दिन मनरेगा की मतलब मजदूरी की बात करती थी, लेकिन मोदी अभी भी 100 दिन की जो बात कर रहे हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि हम आएंगे तो पहले 100 दिन हम काले धन को लेकर, ये 2014 वाला राग फिर से उन्होंने आलापना शुरू कर दिया कि हम काले धन को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे। 10 सालों में उन्होंने क्या किया ये तो उन्होंने खुद बता दिया कि हमने कुछ नहीं किया, ये ट्रेलर है। क्योंकि जहां ट्रेलर की बात आती है इसका मतलब कि बहुत हमने कुछ कर नहीं पाए, इसलिए हम फिल्म नहीं दिखा। अब वो 10 साल बाद कह रहे हैं कि हम पूरी फिल्म दिखाएंगे, और 10 साल मोदी ने सिवाय मन की बात के कुछ नहीं किया, मनमाने फैसलों के अलावा कुछ नहीं किया। ये चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि मोदी केवल अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, इसके पहले जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां रही हैं जिन्होंने चाहे लोकतंत्र को लेकर, चाहे हैप्पीनेस को लेकर, चाहे भुखमरी को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर, किसी भी तरह के जहां भी रैंकिंग की बात आई और भारत उसमें पिछड़ा हुआ दिखाई दिया, तो मोदी सरकार का ये ख्याल था कि ये एजेंसियां गलत हैं और हम इनके आंकड़ों को नहीं मानते, क्योंकि ये मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है। और अभी हमने ये भी देखा कि अब तो मोदी सरकार जो है वो उसके लिए उसने अपनी पूरी व्यवस्था, एक ऐसा जाल भी बिछा दिया जहां पत्रकार उनकी भाषा बोले। और अब तो जो विदेशों में जो राजनयिक हैं, एक राजनयिक का मामला आया है जिसमें उन्होंने एक अखबार ने मोदी की आलोचना की, तो उस राजनयिक ने मोदी के पक्ष में जवाब दिया, इतना तक तो ठीक है, लेकिन अब उन्होंने उसके लिए
ये भी बता दिया कि जो एक परिवार का शासन रहा है इतने सालों तक देश पर, और उसमें कैसे देश कमजोर हुआ और अब मोदी कैसे उस चीज को ठीक कर रहे हैं। यानी यहाँ पर वो सीधे सीधे सरकार के पिट्ठू बनकर वहां पर काम कर रहे हैं, वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें हुई हैं 10 सालों में। 10 सालों का निचोड़ यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मोदी अब सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रहे। उन्हें यह लग रहा है कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाऊंगा, चुनावी बॉन्ड की जो व्यवस्था है उसको मैं सही ठहराऊंगा, ये बोलूंगा कि जो लोग इसको लेकर नाच रहे हैं वो पछताएंगे, जो लोग आज इस पर उंगली उठा रहे हैं वो पछताएंगे। तो एक तरह से मोदी ऐसे सारे बयान देकर एक और अपनी घबराहट दिखा रहे हैं और दूसरी ओर वो खुद को और अपनी पार्टी को फंसा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला आ चुका है। ये पता चल गया है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में जितना धन, काले धन को खत्म करने के नाम पर जितना धन बीजेपी ने अपने खाते में जमा किया वो असल में काला धन ही है, क्योंकि असंवैधानिक तरीके से इकट्ठा किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन अब देखना यह है कि जनता की अदालत में मोदी के इस मनमानी का क्या जवाब दिया जाता है। तो आज की इस चर्चा को अमलेंदु जी हम यहीं रोकते हैं। कल तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने ही वाला है वीवीपैट को लेकर, तो कल सुबह से ही डीबी लाइव की नजरें उस पर बनी रहेंगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।